अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सलाम, खुश आमदीद। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के बहुत अहम प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 2 एपिसोड में ही बता चुके हैं कि उर्दू दाहिने से बाएं लिखी जाती है, यानी हम राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट तक जाएंगे। उर्दू के मुकाबले में इंग्लिश या फिर हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। उर्दू नस्तालिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। नस्तालिक स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी जाती है, जबकि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। लेकिन फिर भी उर्दू और हिंदी का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि उर्दू भी हिंदुस्तानी ज़बान है और बहुत सारे हिंदुस्तानी अल्फाज या फिर मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज या फिर हिंदी के अल्फाज शब्द उर्दू में शामिल है। तो बहरहाल हमने क्योंकि सीखना शुरू किया आगाज से, अल्फ़ाबेट से, उर्दू हुरूफ तहज्जी या उर्दू वर्णमाला से, और हम सीख रहे हैं हिंदी की मदद से भी, इंग्लिश की मदद से भी, रोमन की मदद से भी। तो बहरहाल सीखना तो है ही लाजमी, और मुझे ये उम्मीद है कि आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह से आपकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप ये ज़बान बहुत जल्द सीख लेंगे। अभी तो हम इब्तदाई मरहलों में हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी का रिश्ता बहुत गहरा है। ये हमारी वो ज़बानें हैं कि जिन्हें हम सब अपनी माँ के पेट से सुनते आते हैं, इसीलिए कहा जाता है मदर टंग या मादरी ज़बान। तो सबको समझ में आती है, भले चाहे लिखना ना आए, लेकिन दोनों ज़बानें सबको समझ में आती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत नज़्म जिसके चंद मिसरे मैं आपको सुनाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा सुनने के बाद, और फिर हम रिवीजन करेंगे। आपके लखनऊ के ही बहुत मशहूर शायर हैं डॉक्टर हारून रशीद साहब। उनकी एक नज़्म है जिसके चंद मिसरे मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तू ही मेरी मुनिस, तू ही मेरी हमदम। मुनिस कहते हैं देखिए साथी को, हमदम भी दोस्त या साथी। तो शायर मुखातिब है या बात कर रहा है अपने दोस्त से, अपनी दोस्त से बात कर रहा है और उससे ये कह रहा है कि तू ही मेरी हमदम, तू मेरी दोस्त है, तू ही मेरी हमदम। बार बार वो कहता है इसमें। तो तू ही मेरी मुनिस, तू ही मेरी हमदम, तू ही मेरे कल्बे हजी का है मरहम। कल्ब कहते हैं दिल को, हजी वो दिल जो तकलीफ में है। तो तू ऐसा मरहम है कि जो मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। तू ही मेरी मुनिस, तू ही मेरी हमदम, तू ही मेरे कल्बे हजी का है मरहम। तू ही मेरी खुशियों का उन्वान भी है, मेरी जिंदगी तू मेरी जान भी है। खनकती है तू मेरे गीतों में जाना, बहकती है तू मेरी सांसों में जाना। पर आपको अभी इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देनी है कि हम अपना जो हमने कोर्स शुरू किया है उससे दूर चले जाएं। हमारा मकसद आपको आगाज से उर्दू सिखाना है। तो हमने इससे पहले 12 हर्फ पढ़े थे। पहले आप हमारे साथ उसका रिवीजन करेंगे, उनको दोहराएंगे, और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अल्फाज याद भी होंगे। अल्फाज नहीं बल्कि हर्फ, वो हर्फ आपको याद भी होंगे, क्योंकि जब हर्फ मिलते हैं तब शब्द या अल्फाज या लफ्ज बनता है। तो बहरहाल पहला हर्फ हमने सीखा था अलिफ। हमने बताया था कि ये एक लकीर है, अलिफ। अलिफ से अनार, आपको ये भी याद होगा, या अलिफ से अंगूर, ये भी याद होगा, अलिफ से आम। तो ये जो पहला हर्फ है उर्दू हुरूफ तहज्जी का, ये है अलिफ। अलिफ से अनार, अलिफ से आम, अलिफ से अंगूर। दूसरा हर्फ है बे। अब हमने यहां से बताया था कि फिर नुक्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए अलिफ एकदम खड़ा है, सीधा हर्फ है। बे जो है उसकी शक्ल अलग है। बे के नीचे एक नुक्ता यानी एक डॉट है, और हमने ये भी याद किया था कि बे से क्या लफ्ज बन सकता है, किस चीज का नाम आ सकता है। मसलन बे से बोतल, एक डॉट,
नुक्ता याद रखना है। देखिए नुक्ता अगर आप भूले तो मामला गड़बड़ाएगा। तो बे के नीचे एक डॉट, फिर पे बिल्कुल इसी शक्ल में है लेकिन नुक्ते का फर्क है। पे के नीचे 3 डॉट्स हैं। पे से हमने पानी भी हम ले सकते हैं और इसके अलावा प्याली भी कह सकते हैं। प्याली जिसमें आप चाय पीते हैं, कप यानी प्याली। फिर बे पे, फिर ते से ताला, ते से ताला। नुक्ते कितने हैं और कहां पर हैं ये ध्यान रखना है। देखिए नुक्ते 2 हैं और ते के ऊपर हैं। तो अलिफ बे पे ते, फिर ते के ऊपर एक छोटा सा बी बना हुआ है या जिसे हम तोय कहते हैं, ते। तो ये जो इस तरह से हर्फ आते हैं, तो ये जो हर्फ हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से इनकी आवाजें निकलती हैं और इन आवाजों से आपको कैसे काम लेना है। तो टे से टोपी, तो अलिफ बे पे ते टे, एक और हर्फ आया, वो आया से। अब देखिए ये एक ही तरह के कई हर्फ हैं अलिफ को छोड़ के, आपने देखा, लेकिन सिर्फ नुक्तों का फर्क है। बे के नीचे एक नुक्ता, बे यानी एक नुक्ता, पे 3 नुक्ते और वो नीचे लगे हैं पे के। ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ते के ऊपर एक बी की शक्ल का तोय बना हुआ है। फिर से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। पे और से के नुक्तों का फर्क आपको लाजमी है क्योंकि पे के जो तीनों नुक्ते हैं वो नीचे लगते हैं और से के तीनों नुक्ते ऊपर लगते हैं। तो अब उसके बाद देखिए कि अलिफ बे पे ते टे से, इसको बार बार बोलिएगा हमारे साथ क्योंकि उच्चारण भी सही होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए फिर गोल घेरे वाले कई हर्फ हैं, जैसे ये आप सीख चुके हैं जीम। जीम से भी हमने एक हर्फ, इस हर्फ से भी हमने बताया था कि जीम से जोकर भी आता है, जीम से जूता भी आता है, जीम से जाल भी लिखा जा सकता है। तो जीम के पेट में देखिए एक नुक्ता, चे से चाकू, जिससे आप लोग फल काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, चाकू। चे के पेट में देखिए 3 नुक्ते, तो जीम चे। अब उसके बाद हे खाली है, कुछ नहीं, हे से हुक्का। आपको याद रखना है कि हे में कोई डॉट, कोई नुक्ता नहीं है कहीं पर, हे। फिर खे, यहाँ उच्चारण पे या तलफ्फुज पे बहुत ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि अगर आपका खे दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर मामला बहुत ही खराब हो जाता है। क्योंकि अगर आपसे हम कहें बोलिए खरबूजा, खे से खरबूजा, खे से खूबसूरत, खे से खाली, तो अगर आप कहेंगे खरबूजा तो कानों में बड़ा चुभता है जाके। और आप अगर जरा सी भी वाकफियत आपको इस सही तलफ्फुज से है तो कोई शख्स अगर आपके सामने आके बोलता है तो फिर बहुत बुरा लगता है, या अगर आप नहीं जानते आप कहीं जाके बोलेंगे तो सुनने वाले को बहुत बुरा लगेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्फ है। खे, खूबसूरत, खाली, खुशियां, खुलासा, खबरें, और एक बहुत मेरे सामने का बिल्कुल लफ्ज है खरबूजा। आप लोग खाते हैं, फल है। तो ये जो आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे खराब तो बड़ा बुरा लगेगा। सही तलफ्फुज, सही उच्चारण, खराब, खे यहां से आवाज निकलती है, खराब, खूबी, खातिर। तो अगर आपने इस हर्फ के तलफ्फुज में ध्यान नहीं दिया, तलफ्फुज पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप सही जबान नहीं बोल पाएंगे। तो मेरे साथ बार बार दोहराइए, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 5-6 बार भी दिन में इसको दोहरा लें खे, और इससे बहुत सारे शब्द आपको याद होंगे, 100% मुझे यकीन है। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको कि हिंदी और उर्दू में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लिखने का फर्क है। और ठीक है, अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं हर जबान की, वो खूबियां दोनों की जुदा जरूर हैं, पर तकरीबन दोनों बहुत मिलती जुलती जबानें हैं। तो खरबूजा, खाली, खूबी, खामी, खास, हम कहते हैं ना बड़ा खास है मेरा वो, बड़ा खास कोई लफ्ज नहीं होता है। तो खास, खुलासा, आप न्यूज चैनल देखते हैं, वहां देखिए खबरें, खुलासा, तो बड़ा कानों को सुनने में बड़ा खराब लगता है, पर आपसे ये गलती इंशाल्लाह नहीं होगी क्योंकि आप सीख लेंगे। तो बहरहाल एक, फिर जीम चे हे खे, उसके बाद जो हमने हर्फ सीखे थे वो
दाल, दाल, ठीक, दाल और डाल, हमने दाल से दवात। अब देखिए दाल लिखा किस तरह जाता है, देखिए अलिफ खड़ा है, उसके बाद बे, पे, ते, टे, इनकी शक्ल अलग है, लेटे हुए हैं। फिर उसके बाद ये गोल घेरे वाले हर्फ हैं, जीम, चे, हे, फे, और अब देखिए दाल, डाल, इनकी शक्ल अलग है। तो आपको ये भी याद रखना है, शक्लें भी याद रखनी है, नुक्ते भी याद रखने हैं। तो दाल और डाल के ऊपर देखिए एक वही छोटा सा बी या तोय बना हुआ है। इतने हर्फ हम सीख चुके थे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 हर्फ हमने अपनी 2 किस्तों में सीखे। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। दाल, डाल, अब आया जाल। अब देखिए जाल, ये आ गया जाल, हमने लिख दिया। जाल पर उसके सर पर एक डॉट है। और फिर कह रही हूँ कि खे और जाल या आगे और हर्फ आएंगे, अगर उसका तलफ़ुज़ आपने उच्चारण यहीं से ठीक कर लिया, पहले हर मतलब जहां से आप इब्तदाई उर्दू पढ़ रहे हैं, जहां से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, अगर आपने अपना उच्चारण यहीं ठीक कर लिया तो फिर आगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरे साथ बार बार बोलिए जाल, 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 ये जाल नहीं है, जाल, जेड की आवाज निकलेगी, ज, जेड। तो जाल और जाल की शक्ल देखिए किस तरह से है कि गोल इस तरह घूम के आ गई। तो दाल, डाल, जाल, शक्लें तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन आवाजें हर हर्फ की अलग अलग आवाज है। तो दाल की आवाज अलग है, दवात, डाल की डोल, फिर उसके बाद जाल, जाल, आज हम जाल से शुरू कर रहे हैं। तो जाल, जाल का मतलब जर्रात, आप छोटे छोटे जर्रे होते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह से जाल से ज़ौक़ नाम है, ज़ौक़ उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं। तो ये तखल्लुस है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो इस तरह से आप देखिए कि ये ज़ौक़, जे, और उसके साथ एक और हर्फ का तलफ़ुज़ जो आप आगे पढ़ेंगे वो हम अभी आपको समझाएंगे। तो ये जो तलफ़ुज़ है, ये जो उच्चारण है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दाल, डाल, जाल, जाल के बाद आता है रे। रे से, रे की शक्ल देखिए पहले, रे से राजा, रे से रानी, सुना है कभी? और अब देखिए इसको वहां हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल रे से राजा, रे से रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो बहरहाल रे से राजा, रे की शक्ल देखिए किस तरह से है। मैं आपको फिर से दोबारा लिख के दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ सब तरतीब से लिखे हैं इसलिए एक बार लिख रही हूँ, फिर दोबारा लिखूंगी। अभी रे की शक्ल देखिए, रे से राजा, रे से रानी, फिर रे जे। अब देखिए जे से जमीन, जे से जमीन, जे से कोई भी हर्फ, कोई भी, बहुत सारे अल्फाज उससे बनते हैं। तो बहुत सारी आवाजें मतलब अलग अलग हर लफ्जों में वो लफ्ज, वो हर्फ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखिए जे से जमीन, जे से जर यानी सोना, रे, रे, जे। हमने देखिए अभी तरतीब में हर्फ सीखे, और जो आखिर में हमारे 4 हर्फ आ रहे हैं वो है रे, रे, जे और फिर जे। हम लिखते हैं इसको, देखिए सीखिए आपको कैसे लिखना है। रे, रे, फिर जे, फिर जे। तो रे, रे, जे, जे, ये जो हर्फ हैं इनकी आवाजें भी आपको, खास तौर से जे और जे की आवाज। तो रे की आवाज आपने रे से राजा और रानी, रे क्योंकि अल्फाज के या लफ्जों के आखिर में इस्तेमाल होता है, जैसे पहाड़, ठीक। इसी तरह से जे, जे से हमने सीखा जमीन। फिर इसी तरह से आप देखिए जे, जन, जहां पे हम जन की आवाज लगाएंगे या निकालेंगे जे की आवाज, तो हम जैसे हम लिखते हैं टेलीविजन, तो वहां पर हम ये 3 नुक्तों वाली जे लगाएंगे। तो यहाँ जो आपको फर्क देखना है, रे के ऊपर ना कोई डॉट है, ना कोई सिंबल है, ना कुछ है। रे के ऊपर एक बी या तोय बना हुआ है, जे के ऊपर एक डॉट है, और आवाज का ध्यान रखना, जे, जेड की आवाज आप निकालेंगे। आप कहेंगे कि अभी तो आपने ये बताया कि एक जगह और जाल से भी जेड की आवाज निकालेंगे, जे से भी जेड की आवाज निकालेंगे। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे आपको ये फर्क वाजे होता जाएगा कि कहाँ पर हमने जो है वो जे को इस्तेमाल किया है और कहाँ पर हमने जाल को इस्तेमाल किया है। फिर आप खुद भी ये सीख जाएंगे कि कहाँ आप जे इस्तेमाल करें और कहाँ आप जाल इस्तेमाल करें। तो बहरहाल रे, रे, जे, जे। तो
میں نے آپ کو مثال دی کہ رے سے راجا اور رانی، ٹھیک. پھر اس کے بعد زے سے رے سے پہاڑ کا، میں نے بتایا کہ رے جو ہے وہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے. پھر زے سے زمین، زر یعنی سونا. پھر اس کے بعد ین کی آواز جہاں آئے گی وہاں ہم یہ استعمال کریں گے. اگلا حرف ہے سین شین. اب دیکھیے سین کی شکل تھوڑی سی الگ ہے، سین لکھنا سیکھنا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد دیکھیے شین. سین کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے. شین کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. آوازیں صحیح نکالنی ہے. عام طور سے ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم سا تو بول لیتے ہیں، ہندی میں جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سا، اور شین جو ہے وہ شاہ ہم نہیں بول پاتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے کیونکہ بار بار آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم ہندی کے ذریعے بھی اردو سیکھیں گے، تو دیکھیے ہم نے آج جو حرف سیکھے، مثلا ہم نے شروع کیا تھا زال سے، یہ لفظ زال. تو اس کے لیے ہندی میں جو الفابیٹ آتا ہے وہ ہے ز. ہم بندی لگا دیں گے تو وہ زیڈ بن جائے گا، زال. اور انگلش میں زیڈ. اچارن کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں، ہندی میں لکھ رہی ہوں اور اس میں بھی لکھوں گی، آپ کر سکتے ہیں اس کو زال ایسے، ٹھیک. انگلش میں اگر آپ کو کرنا ہے ZAA رومن میں تو آپ کو زال، ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے رے اگر ہم نے لکھا ہے تو رے کے لیے را، اور اس پہ آپ ایک ایسے لگا دیجیے تو رے، اور انگلش میں آر، اور اس کے آگے RAY رے. اچارن یہ ہو جائے گا آپ کا، یہ اچارن ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے رے کے لیے ہم نے یہاں لکھا اگر رے تو اس کے لیے ہندی میں ہے ڑا، اور انگلش میں یا پھر آپ کہہ لیں اس کو ڈی. اسی سے ہم بناتے ہیں ڑا، ڈی سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حرف آیا زے. زے میں ہندی میں یہی ہے ج، اس کے نیچے بندی زے، اور آپ اس کے اوپر ایک ماترا ایک ہی لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا زے. پھر اس کے بعد ی یعنی ین. تو اس کو آپ زیادہ آسانی سے اس آواز کو سمجھ پائیں گے، ین SION ین. جیسے ہم لکھتے ہیں کوئی بھی اگر ہم اس سے لفظ بناتے ہیں تو جیسے ٹیلی ویژن، اس طرح آپ اس آواز کو سمجھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن. پھر اس کے بعد اگلے ہم حرفوں کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا پھر سین، س، ایس. سین تلفظ ہوگا سا پہ بڑی کی ماترا اور پھر نا، سین سا. اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سین. یہ اچارن ہے، ہم سین نہیں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، بلکہ اچارن ہے سین. اسی طرح سے شین، تو شا، اچارن شین. پھر انگلش میں اس کے لیے SH لکھیں گے تو شا بن جائے گا، اور SHEEN شین. دیکھیے SH یہ آپ کا اچارن ہے اس کے لیے رومن میں شین. تو شین میں 3 ڈاٹس ہیں، سین کے سر پہ کوئی ڈاٹ نہیں ہے، خالی ہے. اور اس سے کیا کیا آتا ہے؟ سین سے سروتا، اس طرح سے شین سے. اب شین سے دیکھیے، پر شین کے اچارن پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہے. آپ کبھی کبھی اگر غلط بول بھی جائیں تو فوراً اس کو سدھار لیں، کیونکہ دیکھیے شین سے شربت، شا کی آواز، شا، شربت. شین سے اور ہم بہت سارے الفاظ بول سکتے ہیں. شین سے شام، بہت سے لوگ کہتے ہیں شام ہو گئی، شربت پی لو.
یہ بڑا سننے میں بڑا دکھدائی لگتا ہے، بڑا برا لگتا ہے سننے میں. شام ہو گئی، شربت پی لو. شام، شربت. پھر ایسے آپ بولتے ہیں جب آپ، میں نے ابھی آپ کو ایک حرف کا اچارن بتاتے ہوئے بتایا تھا، خوشیاں. اگر آپ نے کہا خوشیاں یا آپ نے کہا خوشیاں تو بھی بڑا برا لگے گا. خوشیاں تو نہیں ہوتا نا، خوشیاں. خے کا تلفظ بھی ٹھیک ہو اور شین کا بھی اچارن ایک دم صحیح ہو. خوشیاں، خوشی. خوشی کوئی لفظ نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم مان لیجیے کسی کا نام ہی ہے، ہم کہتے ہیں شبنم، تو لوگ شبنم کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ سبنم ادھر آؤ. کانوں کو برا لگا سننے میں؟ سبنم تو کچھ نہیں ہوتا. یا جیسے نام ہے شاداب، لوگ کہیں گے ساداب، تو یہ جو ہے ساداب اچارن ہی غلط ہو جائے گا، شاداب. اور جب ہم تلفظ غلط کریں گے تو معنی بھی کہیں سے کہیں چلے جائیں گے، یعنی اس کی میننگ بدل جائیں گے، کہیں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں اچارن پہ وشیش روپ سے دھیان دینے کی، خاص طور سے دھیان دینے کی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ خے کا اچارن، زے کا اچارن، اور اب شین آپ کے سامنے ایک ایسا الفابیٹ آیا کہ اگر ان حرفوں، ان الفابیٹس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے پڑھنا اور بولنا سیکھ لیا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ غلط بولیں. تو کچھ حرفوں اس پوری حروف تہجی میں، اس پوری ورڈ مالا میں اردو کی ایسے آئیں گے کہ جن حرفوں پہ آپ کو بہت دھیان دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے پریکٹس. پریکٹس جب تک نہیں کریں گے تب تک تو نہیں ہوگا کچھ بھی. تو بہرحال یہ چیز دھیان رکھیے. اور ایک چیز ضرور دھیان رکھیے کہ اردو سیدھے سے بائیں طرف، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ شروع کریں گے، ادھر سے شروع کریں گے اور بائیں طرف لے کر آئیں گے. کبھی اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا. ہندی آپ لکھیں گے تو لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور ہندی دیوناگری لپی میں لکھی جاتی ہے، اردو نستعلیق لپی یا اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، اور یہ ایرانی خط ہے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. اسکرپٹ یا لپی کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی زبان لکھی جاتی ہے، وہ لکھنے کا جو اس کی علامتیں، جو اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ. تو بہرحال دیکھیے پھر سے ہم دہراتے ہیں، الف، بے، پے، تے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین. یہاں 3 حرف پھر کہہ رہی ہوں، زے یا زال، زال اور زے، زیڈ کی آواز آپ نکالیں گے، اس میں غلطی مت کریے گا پلیز. تو بہرحال پھر سے لوٹ آئیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین. آج آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اس سب کے لیے ہم آپ کا شکریہ تو ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ یہ زبان سیکھ جائیں گے تو آپ ہماری اتر پردیش اردو اکیڈمی کو ضرور یاد کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ دیکھو اکیڈمی نے اپنے بہت بہت دلچسپ اور بہت اہم کورس آئیے ہم اردو سیکھیں کے ذریعے سے ہمیں اردو زبان کی مٹھاس اور شیرینی سے واقف کرایا. آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ.